Hello dear students, we are going to continue in this video lecture the fourth chapter of 7th unit 11th class physics. The name of unit is properties of bulk matter, and in the properties of bulk matter the fourth chapter is thermal properties of matter. Thermal means related to heat and temperature. हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, कैसे हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो इन द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ इंट्रोडक्शन, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इन आर डेली लाइफ वी नोट दैट द यूटेंसिल्स प्लेस ऑन द फायर व्हेन टच्ड विद हैंड अपीयर्स हॉट, है ना. डेली लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं कि अगर जो बर्तन फायर पे रखा हुआ है, चाहे वो गैस वाला चूल्हा है या घर में जैसे गाँव में चूल्हे के ऊपर, है ना, जिसमें लकड़ियों से आग जलाई जाती है, तो उन पे रखा हुआ, उस चूल्हे पे रखा हुआ जो बर्तन है जिसमें कुछ पका रहे हैं हम, खाना बनाना कुछ, तो वो गर्म हमें महसूस होता है जब हम उसको टच करते हैं. अ पीस ऑफ आइस टेकन, दूसरी तरफ हम किसी ठंडी चीज़ की बात करें, आइस का कोई पीस हम हाथ पे रखते हैं तो वो हमें उसकी जो फीलिंग है वो हमें कोल्ड अपीयर होती है, हमें वो ठंडक महसूस हो जाती है. हमारी जो स्किन है एक तरह का सेंसर है, इससे हम गर्म चीज़ का भी एहसास कर सकते हैं, ठंडी का भी एहसास कर सकते हैं. इफ़ स्टीम इज़ पास्ड इन वाटर द वाटर बिकम्स वार्म, है ना. पानी में से अगर भाप जैसे गुजारी जाए तो वो उस स्टीम की हीट को एब्जॉर्ब करके वो पानी भी गर्म हो जाता है. वन एंड ऑफ मेटल रॉड इज़ केप्ट इन फायर, रॉड का एक सिरा फायर में रख के गर्म किया जाए तो दूसरा सिरा भी उसका इट ऑल्सो बिकम्स हॉट आफ्टर सम टाइम, दूसरे सिरे से भी वो गर्म महसूस होने लग जाएगी कुछ समय बाद. व्हाट इज़ द कॉज ऑफ अवर इफेक्ट्स, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हीट के फ्लो को इंडिकेट कर रही हैं कि जो हीट एनर्जी है वो उसके एक एंड से दूसरे एंड तक कैसे फ़्लो करती है या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में फ़्लो करती है. जब हम गर्म चीज़ को पकड़ रहे हैं तो उस गर्म चीज़ की हीट जो है वो हमारी बॉडी में लग रही है तो हमें वो गर्म महसूस हो रहा है. आइस हमें ठंडी महसूस हो रही है क्योंकि हमारी बॉडी से हीट का फ़्लो उस आइस में हो रहा है, आइस मेल्ट हो रही है और हमारी बॉडी से हीट ले रही है तो हमें कोल्ड अपीयर हो रही है ना, हमें ठंडी महसूस होती है. तो इन चीज़ों को डिटेल में हम ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ हैं आगे वन बाय वन स्टडी करेंगे. तो कॉन्सेप्ट में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हीट. हीट किसको बोलते हैं हम और ऑब्जेक्ट्स में हीट कैसे क्रिएट होती. तो सबसे पहले टॉपिक हमारा जो आ रहा है वो है हीट. हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन अस सेंसेशन ऑफ वार्मथ. डेफिनेशन हीट का, हीट वो एनर्जी का फॉर्म है जो हमारे अंदर गर्मी का एहसास, सेंसेशन ऑफ वार्मथ, सेंसेशन ऑफ वार्मथ का मतलब गर्मी का एहसास करवाती है. ये हीट कैसे प्रोड्यूस होती है बॉडीज़ के अंदर, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन हो रहा है. वी नो दैट एवरी बॉडी इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. हर एक बॉडी छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल जिनको मॉलिक्यूल्स कहते हैं उनसे मिलकर बनी है. एंड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, एंड इट्स टेम्परेचर द मॉलिक्यूल्स में पोजेस. सब्सटेंस पे डिपेंड करते हुए कि वो सब्सटेंस सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, या उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करते हुए, कम टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर. तो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है वो किस किस तरह के हो सकते हैं. ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है, वाइब्रेशनल मोशन हो सकता है, रोटेशनल मोशन हो सकता है. ट्रांसलेशनल मोशन कैसा होता है, ये सामने डायग्राम देख रहे हैं हम कि पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह किसी डायरेक्शन में जा रहा है तो ये उसका ट्रांसलेशनल मोशन है. वाइब्रेशनल मोशन होता है पार्टिकल अपनी पोजीशन से कुछ टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, यहाँ से कुछ डिस्टेंस तक जाता है, फिर वापस यहाँ तक आ जाता है, फिर इधर की तरफ जाता है, फिर वापस यहाँ पर आ जाता है. तो एक मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन करना, ये कहलाता है वाइब्रेशनल मोशन. ठीक है. और तीसरा है रोटेशनल मोशन, किसी फिक्स पॉइंट के चारों तरफ घूमना. जस्ट लाइक जैसे अर्थ के सन के सराउंडिंग में अर्थ रिवॉल्व करती है, जैसे रोटेशन करती है. तो ये तीसरा टाइप का मोशन है विच इज़ कॉल्ड रोटेशनल मोशन. रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स अबाउट देयर एक्सिस, उनका कोई एक्सिस है, फिक्स पॉइंट है जिसके चारों तरफ वो घूम रहे हैं. तो तीनों में से किसी भी टाइप का मोशन बॉडी के मॉलिक्यूल्स का हो सकता है और इन्हीं मोशन की वजह से प्रोड्यूस होती है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी से ही प्रोड्यूस होती है हीट एनर्जी. हीट पोजेस बाय बॉडी, बॉडी जो हीट पोजेस करती है इज़ द टोटल थर्मल एनर्जी ऑफ द बॉडी. बॉडी की वो टोटल थर्मल एनर्जी है विच इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, जो इस बॉडी के सभी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का सम है. और वो काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से हो सकती है, ड्यू टू ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोशन. ऊपर जो तीनों टाइप मोशन के हमने पढ़े उनमें से किसी भी मोशन के टाइप की वजह से जो टोटल काइनेटिक एनर्जी हुई
वही काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो ये हीट एनर्जी का कारण बनती है। इनफैक्ट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द कन्फिग्रेशन एंड रैंडम मोशन ऑफ द एटम्स मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। हालांकि वो ये कहता है कि बॉडी के मॉलिक्यूल की कन्फिग्रेशन मतलब उनकी जो बनावट है, उनकी जो स्थिति है, बॉडी के मॉलिक्यूल्स की जो पोजीशन है, उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी और रैंडम मोशन से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी, वो उस बॉडी की इंटरनल एनर्जी कहलाती है। अब इंटरनल एनर्जी दो चीज़ों से बन रही है, कन्फिग्रेशन से और रैंडम मोशन से। और अभी हमने पढ़ा कि रैंडम मोशन से जो प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी है वो हीट एनर्जी है। तो इसका मतलब हीट एनर्जी जो है वो इंटरनल एनर्जी का ही एक पार्ट है। इंटरनल एनर्जी में दो एनर्जी होंगी, तो कन्फिग्रेशन की वजह से एनर्जी, दूसरी मोशन की वजह से एनर्जी। सो हीट एनर्जी इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनल एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर ऑन अकाउंट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। हीट वो एनर्जी का पार्ट हो गया, इंटरनल एनर्जी का, जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, जो दो बॉडीज़ कम या ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस पे जब एक दूसरे से अटैच की जाएंगी तो हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लो टेम्परेचर वाली बॉडी को हीट ट्रांसफ़र होगी। दस द हीट एनर्जी इज़ इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी इन ट्रांजिट। तो हीट एनर्जी वो इंटरनल एनर्जी का पार्ट है जो ट्रांजिट का मतलब है जो ट्रांसफ़र होने में रहती है हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लो टेम्परेचर वाली बॉडी को। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले रहा है, वी नो दैट अ हॉट कप ऑफ टी इफ़ लेफ्ट ऑन द टेबल इट कूल्स डाउन। एक चाय का कप जो अभी गर्म है वो कुछ देर में अगर उसको टेबल पर रख दिया जाए तो वो ठंडा हो जाता है, इट कूल्स डाउन। एंड द आइस कोल्ड वाटर, और आइस की तरह ठंडा पानी फ्रिज में से निकाल के उसको भी अगर कुछ देर के लिए बाहर रख देते हैं टेबल पे तो वो वार्म अप, वो गर्म हो जाता है। एक चीज़ गर्म से ठंडा हो रही है, दूसरी ठंडे से गर्म हो रही है। तो ये दोनों चीज़ों में हुआ क्या, इन बोथ द केसेस हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी विच इज़ एट हाई टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लो टेम्परेचर, है ना। इन दोनों सिचुएशंस में हीट ट्रांसफ़र हुई एक उस बॉडी से जो हाई टेम्परेचर वाली बॉडी है से लो टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ हीट का फ्लो हुआ। पहले केस में, कप वाले केस में, हॉट कप ऑफ टी के केस में, हॉट कप हाई टेम्परेचर वाली बॉडी थी और सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर था वो लो टेम्परेचर वाला था। तो हॉट कप ऑफ टी से हीट का फ्लो सराउंडिंग में हुआ, एनवायरनमेंट में हुआ। ठीक है, और दूसरे केस में एनवायरनमेंट की जो हीट है वो आइस में फ्लो हुई। तो आइस मीन्स आइस कोल्ड वाटर जो था उसमें फ्लो हुई तो वो गर्म हो गया, है ना। तो वहाँ हीट का फ्लो एटमॉस्फेयर से उस आइस कोल्ड वाटर की तरफ हुआ। ठीक, सो दस हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी एट हाई टेम्परेचर। तो हीट वो एनर्जी है जो एक बॉडी जो कि हाई टेम्परेचर पर है से लो टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ फ्लो होगी, उस एनर्जी को कहते हैं हीट। ठीक है, यूनिट्स ऑफ हीट की बात करें तो ऐसा यूनिट है जूल एंड द प्रैक्टिकल यूनिट इज कैलोरी। 1 कैलोरी की डेफिनेशन दी जा रही है, 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है दैट इज़ कॉल्ड 1 कैलोरी, वो हीट है 1 कैलोरी। अब ये टेम्परेचर कितना, 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी 1 कैलोरी है। बाकी कुछ और कन्वर्जन है, फैक्ट्स आप स्टडी कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। देखो इसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड ऐसे कर सकते हैं कि दो चीज़ें अगर दो सैंपल हैं पानी के, गर्म हैं दोनों ही, तो हम अपनी स्किन से टच करके उसको उंगली से ये बता सकते हैं कि ये दोनों गर्म हैं। लेकिन इनमें से कौन ज़्यादा गर्म है, हो सकता है ये भी हम उसी स्किन की सेंसेशन से बता सकें। ठीक है, कि दोनों सैंपल्स में से किस में हीट ज़्यादा है, कौन ज़्यादा गर्म है दूसरे के कंपैरिजन में। लेकिन वो कितना गर्म है, जो ज़्यादा गर्म वाला सैंपल है वो कम गर्म वाले से कितना गर्म है, ये डिफरेंस बताना हम नहीं बता सकते जब तक हमारे पास उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। दैट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस, और उसी डिग्री ऑफ हॉटनेस को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं, है ना। वो हॉटनेस वाला जो ऑब्जेक्ट है, हॉट वाला जो ऑब्जेक्ट है, वो उसका क्या डिग्री का मतलब वैल्यू, ठीक है ना। सो दैट वैल्यू इज़ कॉल्ड टेम्परेचर। जब हमारे पास टेम्परेचर में ये पता होगा कि ये 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाला है और दूसरा 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाला है, तो 40 वाला 90 वाले से कितना कम हॉट है या 90 वाला 40 वाले से कितना ज़्यादा गर्म है, वो हम उस डिफरेंस को कैलकुलेट करके बता सकते हैं जब हमारे पास वो डिग्री होगी। ठीक है,
जहाँ तक बात है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है, तो डिवाइस का नाम है थर्मोमीटर। और ये थर्मोमीटर डिफरेंट प्रिंसिपल्स के ऊपर बनाए हुए होते हैं, उसी के बेस पर ये कुछ बातें यहाँ। द वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड विद टेम्परेचर, जो हम ज़्यादातर थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, मर्करी थर्मोमीटर, वो इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि उसमें लिक्विड का वॉल्यूम चेंज करता है विद टेम्परेचर। ऐसे ही वेरिएशन ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ गैस विद टेम्परेचर, टेम्परेचर से गैस का वॉल्यूम भी वेरी करता है, इस आधार पर भी कुछ थर्मोमीटर बनाए जाते हैं। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस मेटल का विद टेम्परेचर, ठीक है, ये 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। टेम्परेचर बढ़ने से मेटल की रेजिस्टेंस बढ़ती है, तो इस आधार पर भी थर्मोमीटर बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इसकी वेरिएशन से भी हम टेम्परेचर नोट कर सकते हैं। तो इस तरह से वेरियस प्रिंसिपल्स वाले थर्मोमीटर्स एग्जिस्ट करते हैं। किसी भी थर्मोमीटर को बनाने के लिए 2 पॉइंट्स यहाँ पर होते हैं, एक फ्रीजिंग पॉइंट और दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट। तो किसी लिक्विड के लिए ये दोनों स्टैंडर्ड पॉइंट्स हैं, ये नोन हों। जैसे वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इन 2 फिक्स पॉइंट्स, इन 2 रेफरेंस पॉइंट्स से हम कोई स्केल डिज़ाइन कर सकते हैं टेम्परेचर को मेजर करने की। जैसे कि एक स्केल है यहाँ पर सेल्सियस स्केल, जिसमें 0 डिग्री सेल्सियस इसका लोअर पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जो कि वाटर का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। एंड 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट है। ये अपर पॉइंट हो गया उस स्केल का। और 0 से 100 तक को पूरा हम 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस होगी। तो इस तरह से डिज़ाइन होगी सेल्सियस टेम्परेचर स्केल। फिर आ जाती है फ़ारेनहाइट स्केल। तो फ़ारेनहाइट में यही जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये जो डिफरेंस हो गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट का, ये 180 का डिफरेंस हो गया। तो पूरी स्केल को 32 से 212 तक 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो हर एक पार्ट की वैल्यू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाती है ना। तो इससे बनी फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल बनी, ठीक है। जहाँ तक बात है दोनों को कन्वर्जन करने के लिए, तो ये फार्मूला जो हम यहाँ लिख रहे हैं, टेम्परेचर किसी भी स्केल का, टेम्परेचर जैसे यहाँ सेल्सियस वाला है माइनस उसका लोअर पॉइंट लो, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस, डिवाइड बाय अपर माइनस लोअर। अपर यहाँ 100 था, लोअर था 0, तो 100 माइनस 0 हो गया 100। क्लियर है। इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस फ़ारेनहाइट स्केल में जो लोअर पॉइंट है दैट इज़ 32, एंड डिवाइड बाय अपर माइनस लोअर। अपर है फ़ारेनहाइट स्केल में अपर है 212 और लोअर है 32, तो 212 माइनस 32 करेंगे तो कितना आ गया 180, ये नीचे आ गया 180। तो ये दोनों स्केल्स में जो ये फार्मूला है वो इक्वेट करके हम अगर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है तो उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में दिया हुआ तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो सकता है। उसके लिए ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। फिर जहाँ तक बात है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की, तो लॉर्ड केल्विन के नाम से जो टेम्परेचर का एब्सोल्यूट SI यूनिट है दैट इज़ द केल्विन, ठीक है, केल्विन। और एब्सोल्यूट ज़ीरो हम कहते हैं, ज़ीरो केल्विन को कहते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट ज़ीरो। सो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी शैल यूज़ 273। एक्चुअली यहाँ पर जो वाटर का पिछले दोनों स्केल्स में जैसे हम वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट ले रहे थे, तो सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस था, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट था, तो वही टेम्परेचर यहाँ पर है 273। एग्जैक्ट वैल्यू तो है 273.15, लेकिन यहाँ कह रहा है कि उसको थोड़ी सुविधा के लिए हम उसको पॉइंट के बाद वाला पार्ट ना लेकर ओनली 273 केल्विन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो एब्सोल्यूट स्केल और केल्विन स्केल इसको हम बोलते हैं, ठीक है, केल्विन स्केल। तो अगर केल्विन डिग्री सेल्सियस के किसी टेम्परेचर को केल्विन में बदलना है तो डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू प्लस 273.15 करेंगे, और अगर केल्विन में दी हुई किसी टेम्परेचर को हमें डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो केल्विन वाले टेम्परेचर की वैल्यू माइनस 273.15 ये उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट द वैल्यू इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट हमने लोअर क्लासेस में भी किए हुए हैं। यहाँ पर तीनों को एक साथ इक्वेट कर दिया है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस वाली स्केल को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, ये पीछे अभी देखा था हमने, और फ़ारेनहाइट वाले को केल्विन में बदलना। आपस में किसी भी स्केल को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। इसको अच्छे से रिकैप्चुलेट करना है आपने। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है थर्मल एक्सपेंशन।
थर्मल एक्सपेंशन का मतलब है टेम्परेचर से एक्सपैंड होना। जैसा कि हम जानते हैं सॉलिड सब्सटेंसेस जो हैं, जब उनको टेम्परेचर दिया जाता है, हीट दी जाती है, तो वो एक्सपैंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस एक्सपेंशन के 3 कैटेगरीज स्टडी कर रहे हैं: लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन उसको बोलते हैं जब बॉडी वन डायमेंशनल है और जो एक्सपेंशन हो रहा है वो उसकी लेंथ में एक्सपेंशन हो रहा है, लेंथ एक्सपैंड हो रही है उसकी। ठीक है, व्हेन द बॉडी इज वन डायमेंशनल, ऑन गिविंग द हीट टू द बॉडी, इट्स लेंथ गेट्स इंक्रीज्ड। जैसे यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं कि एल लेंथ की कोई बॉडी है, तो इसको हम जब टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, हीट करते हैं, तो इसकी एल लेंथ में डेल्टा एल इंक्रीज हुआ है। तो ये जो डेल्टा एल लेंथ में इंक्रीज होना है, ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। डेल्टा एल डिपेंड कर रहा है कि ओरिजिनल लेंथ कितनी थी पहले। ठीक है, चेंज इन लेंथ डिपेंड्स ऑन द ओरिजिनल लेंथ, एंड चेंज इन लेंथ दूसरा किस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर कितना चेंज किया गया, कितना टेम्परेचर बढ़ाया गया इस एल लेंथ की रॉड का। ठीक है, तो इन दोनों फैक्टर्स को जब कंबाइन कर दिया गया तो डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी, एल यहाँ से डेल्टा टी यहाँ से, एल डेल्टा टी हो गया, और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो कांस्टेंट लिया गया अल्फ़ा, अल्फ़ा एल डेल्टा टी। अल्फ़ा यहाँ पर क्या है, इसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फ़ा, दिस अल्फ़ा जो कांस्टेंट लिया गया है, ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, एल डेल्टा टी उधर चला जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइड बाय एल डेल्टा टी। डेल्टा एल का मतलब चेंज इन लेंथ, एल का मतलब ओरिजिनल लेंथ, और डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो डेफिनेशन क्या बन गया, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन में बी डिफाइंड एज स्मॉल चेंज इन लेंथ, ये जो डेल्टा एल हुआ, स्मॉल चेंज इन लेंथ पर यूनिट का मतलब डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ एल पर डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का। इट इज़ द क्या है ये, वी में डिफाइन अल्फा एज द स्मॉल चेंज इन लेंथ, स्मॉल चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। क्लियर, तो ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की डेफिनेशन। जहाँ तक बात है इसके यूनिट की, तो डेल्टा और एल की तो यूनिट सेम होगी, ये कट जाएंगी आपस में, यूनिट बचेगी सिर्फ डेल्टा टी की। तो डेल्टा टी अगर डिग्री सेल्सियस में है तो ऊपर जाके पर डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यहाँ पर यूनिट नीचे दिया होगा, ये है पर डिग्री सेल्सियस। और अगर डेल्टा टी केल्विन में है तो यूनिट बन जाएगा पर केल्विन, पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस, ये यूनिट होगा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये थोड़ा सा पार्ट यहाँ से यहाँ तक है, ये कैलकुलेट कर रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो लेंथ आएगी, T1 टेम्परेचर पर अगर लेंथ है LT1 और टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा के कुछ देर बाद टेम्परेचर LT2 टेम्परेचर हो गया T2, तो उस T2 टेम्परेचर पर जो लेंथ उस रॉड की होगी वो LT2 मान ली जाए। ठीक है, टेम्परेचर है T1 डिग्री सेल्सियस और T2 डिग्री सेल्सियस। तो अल्फ़ा क्या कह रहा है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ का मतलब T2 टेम्परेचर पर लेंथ माइनस T1 टेम्परेचर पर लेंथ, LT2 माइनस LT1, ये चेंज इन लेंथ हो गया। पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ LT1 हो गई, और ब्रैकेट के अंदर फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ये डेल्टा टी की वैल्यू होगी, T2 माइनस T1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको तो LT2 माइनस LT1 क्या बचा, ये वाला फैक्टर उधर चला जाता है, तो अल्फ़ा के साथ LT1 और ब्रैकेट में T2 माइनस T1। हमें मेन कैलकुलेट करना है, ये LT2 कैलकुलेट करना है, T2 टेम्परेचर पर जितनी लेंथ है, तो माइनस का LT1 उधर चला गया, तो LT1 प्लस अल्फ़ा LT1, तो जो LT1 वाली टर्म्स थी वो LT1 बाहर ब्रैकेट से बाहर लेकर ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, LT1 ये वाला है ना, तो उसका 1 बच गया, प्लस अल्फ़ा के साथ जो LT1 था वो बाहर आ गया, तो अल्फ़ा बचा अंदर और ब्रैकेट के अंदर T2 माइनस T1। तो T2 टेम्परेचर पर जो लेंथ का एक्सप्रेशन हुआ इन द फॉर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, साथ में कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी आ रहा हो, तो ये एक फार्मूला से हम T2 टेम्परेचर पर उस रॉड की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी सेम कॉन्सेप्ट पर जो अगले 2 एक्सपेंशन है वो है, एक तो है एरिया एक्सपेंशन। ठीक है, जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि इसमें जो बॉडी है हमारे पास वो 2 डायमेंशनल बॉडी होगी, जिसका ओरिजिनल एरिया S है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर जो उसके एरिया में इंक्रीज़ हुआ वो हो गया DS या डेल्टा S कह सकते हैं। तो डेल्टा S किस पे डिपेंड करता है, ओरिजिनल एरिया S पर। सेम उसी तरह से डेल्टा S डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर डिफरेंस, इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो डेल्टा S प्रोपोर्शनल टू S डेल्टा T, और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के जो कांस्टेंट लिया यहाँ वो बीटा, बीटा का नाम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन,
बीटा इज कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन बीटा। बीटा की वैल्यू निकालने के लिए एस डेल्टा टी को उधर ले जाएं तो डेल्टा एस डिवाइड बाय एस डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन एरिया डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये इनके नाम हो गए इन तीनों टर्म्स के। सो कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज चेंज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये तो होगी डेफिनेशन। जहाँ तक बात इसके यूनिट की है तो सेम यूनिट जो यहाँ पर अल्फ़ा की आई थी पर डिग्री सेल्सियस और पर डिग्री केल्विन वही आएगी, क्योंकि डेल्टा एस और एस के सेम यूनिट होंगे, वो कट जाएंगे, यूनिट बचेगा सिर्फ डेल्टा टी का। ठीक है, जहाँ तक बात ये वाला एक्सप्रेशन है ये सेम उसी तरह से जैसे LT2 था, यहाँ ST2 सरफेस एरिया है, ST2 इज इक्वल टू ST1 इंटू 1 प्लस बीटा T2 माइनस T1। ये सेम एक्सप्रेशन आप ऊपर वाले की तरह ही करोगे। और सेम इसी तरह से नेक्स्ट जो कोफिशिएंट है एक्सपेंशन का वो है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। इसको भी आप खुद ही कर सकते हो सेम उसी पैटर्न पर, सिर्फ डिफरेंस यहाँ पर क्या है, यहाँ 3 डायमेंशनल बॉडी है कोई जिसका ओरिजिनल वॉल्यूम V है और टेम्परेचर बढ़ाने से डेल्टा V कह लो या DV कह लो, जो वॉल्यूम में इंक्रीज़ हुआ वो DV या डेल्टा V है। तो उसी कॉन्सेप्ट पर जो पिछले 2 पार्ट हमने किए कि चेंज इन वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चेंज इन वॉल्यूम चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो डेल्टा V प्रोपोर्शनल टू V डेल्टा T हो जाएगा, जैसे पिछले उसमें डेल्टा L इज इक्वल टू L डेल्टा T हुआ था या डेल्टा S इक्वल टू S डेल्टा T हुआ था, है ना, उसी कॉन्सेप्ट पर। सो डेल्टा V प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया, पिछले 2 में हमने कांस्टेंट जो लिए थे, एक में अल्फ़ा एक में बीटा, अब कांस्टेंट आ रहा है गामा। डेल्टा V इक्वल्स टू गामा V डेल्टा T, तो गामा इक्वल्स टू ये V डेल्टा T अपॉन में आ गया डेल्टा V अपॉन V डेल्टा T। डेल्टा V का मतलब चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया किसका, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, यूनिट वही रहेगा इसका भी जो अल्फ़ा और बीटा का यूनिट रहा पर डिग्री सेल्सियस और पर डिग्री केल्विन, पर डिग्री सेल्सियस पर डिग्री पर केल्विन, सॉरी केल्विन के साथ डिग्री नहीं होगा, ये थोड़ा ध्यान रखना है। डिग्री किसके साथ है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के साथ डिग्री है, केल्विन के साथ डिग्री नहीं है, पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन। और जहाँ तक बात है इसकी T2 टेम्परेचर पर वॉल्यूम, तो सेम उसी कॉन्सेप्ट और जैसे पिछले हमने किए हैं, VT2 इक्वल्स टू VT1 इंटू 1 प्लस गामा T2 माइनस T1, सेम फार्मूले जो पीछे T2 टेम्परेचर पर लेंथ थी या T2 टेम्परेचर पर सरफेस एरिया था, उसी कॉन्सेप्ट से T2 टेम्परेचर पर वॉल्यूम का फार्मूला भी उसी सेम सीक्वेंस में ही है, तो इसको आप कर लेंगे। सो इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक स्टडी करते हैं, आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग एंड बी सेफ। ओके, बाय।